केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। रामू का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसके खेत में एक असाधारण चीज मौजूद थी, एक प्राचीन कुआं। ये कुआं न केवल रामू के खेतों को सींचता था, बल्कि पूरा गांव इसी से पानी भरता था। सुबह का समय था। रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी राधा उसके पास आकर बोली, हमारे पास तो बस एक छोटा सा खेत है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, मगर हमें इतनी भी कमाई नहीं होती कि 2 वक्त का खाना आराम से जुट सके। कल को हमारी संतान होगी तो उसका क्या? हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो राधा? हमारे खेत का जो कुआं है वो हमारा ही तो है, मगर उसका पानी तो पूरा गांव इस्तेमाल करता है। क्यों ना हम गांव वालों से कुएं के पानी के लिए कुछ धन मांगे, इससे हमारी गरीबी भी कुछ कम हो जाएगी। रामू मुस्कुराया और बड़े शांत स्वर में बोला, ये बात सही है कि कुआं हमारी जमीन पर है, लेकिन राधा, पानी पर किसी का हक नहीं होता। अरे भाई, पानी धरती का होता है और धरती सबकी होती है ना? चलो हम जा रहे हैं अब। इतना कहकर रामू अपने हल और बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर पहुंचते ही गांव का साहूकार रामू के पास आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। अरे रामू, तुम्हारा खेत तो बड़ा ही सुंदर है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ, और दाम की फिक्र मत करना, मुंह मांगी कीमत दूंगा। माफ करना साहूकार जी, मैं अपना खेत बेचना नहीं चाहता। वैसे इतना छोटा खेत आप मुंह मांगी कीमत पर क्यों खरीदना चाह रहे हैं? अरे क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ भैया। तुम्हारे इस छोटे से खेत के साथ में जो कुआं है ना, वो भी तो मेरे अधीन आ जाएगा। ऐसा है साहूकार जी कि मैं वो खेत तो बेच सकता हूँ, लेकिन कुआं तो देखिए, सीधी बात है, गांव वालों का है, वो किसी एक का नहीं हो सकता। साहूकार का चेहरा तमतमा उठा। वाह भैया वाह, तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो ऐसी शर्त मंजूर कर लूं? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा खेत। साहूकार गुस्से से पांव पटकता हुआ अपने घर लौटा। शाम को जब वो अपने घर पहुंचा तो साहूकार की पत्नी उससे बोली, आप रामू का खेत क्यों लेना चाहते हैं? ये तो सबको पता है कि उसके कुएं में हमेशा पानी रहता है, वो भी बहुत मीठा और साफ। पर क्या आपने सुना नहीं, अमावस की रात जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो वो लापता हो जाता है। साहूकार आंखें नचाता हुआ बोला, ये सब डराने की बातें हैं। गांव वालों को बेवकूफ बनाना आता है उस ससुरे रामू को। अरे सोच के तो देखो, जो भी लोग अमावस की रात उस कुएं के पास गए वो लापता हो गए, पर रामू और उसकी पत्नी, अरे ये दोनों आज तक कभी गायब ही नहीं हुए। साहूकार गुस्से से अपने घर से बाहर निकला। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि साहूकार रामू का खेत खरीदना चाहता है। ये सुनकर मुखिया रामू के पास पहुंचा। अरे मेरे कानों में सुनने में आया है कि साहूकार तुम्हारा खेत खरीदने के लिए आया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मुखिया जी, और साहूकार को कौन नहीं जानता। मैंने तो उसे मना कर दिया, क्योंकि जब उसने मुझसे खेत खरीदने की बात कही तभी मैं समझ गया कि जरूर उसकी नजर मेरे खेत में स्थित प्राचीन कुएं पर है। हाँ। ये सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया और बोला, ये बिल्कुल सच है रामू कि तुम्हारा कुआं सारे गांव को पानी देता है, और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि वो कभी सूखता ही नहीं है। बचपन से लेकर बढ़ते बुढ़ापे तक इस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी है मैंने। आज तक इस बात का रहस्य बना हुआ है कि पूर्णिमा की रात में इस कुएं में आखिरकार ऐसा क्या होता है कि इसके नजदीक जाने वाले लोग फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अरे मुखिया जी, मैं इस बारे में इतना नहीं सोचता। मेरा काम है कुएं से पानी भरकर गांव वालों को दूं। पूरा गांव इस पानी का लाभ उठाता है, बस यही मेरे लिए बहुत है। अगर पूर्णिमा की रात मेरा कुआं रहस्यमयी हो जाता है तो मैंने गांव वालों से कह दिया है कि उस रात उसके नजदीक ना जाएं। बस बात खत्म। इसके आगे मैं क्या कहूँ। चलिए, राम राम। इतना कहकर रामू मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उधर साहूकार जंगल में एक शमशान के किनारे जा पहुँचा।
जहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था। साहूकार तांत्रिक से बोला, मैंने रामू से कुआं और खेत खरीदने की बात कही, परंतु रामू ने मना कर दिया। मूर्ख, तुझे क्या लगता है क्या रामू बेवकूफ है? आखिर वो तुझे अपना खेत क्यों बेचेगा? अरे मुझे कोई मतलब नहीं उसके खेत से ना उस रामू से। अरे भैया तांत्रिक, तुमने मुझसे कहा था कि उस कुएं के अंदर प्राचीन खजाना है। मुझे तो वो खजाना किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे रामू खेत बेचे या ना बेचे। अगर मुझे वो खजाना पाने के लिए रामू को रास्ते से हटाना भी पड़े तो मैं उसे हटा दूंगा। ये सुनकर तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब तू खजाना पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, हैं? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। आज पूर्णिमा की रात है, तुझे मेरे साथ रामू के कुएं के पास चलना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? सब जानते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर कोई उस कुएं के पास गया तो वो कभी भी इस दुनिया में दिखाई नहीं देता है। पगला गए हो क्या? आखिर तुम मेरे साथ कौन सी चाल चल रहे हो? घबरा मत, मैंने एक विशेष अनुष्ठान किया है। वो खजाना केवल पूर्णिमा की रात को ही निकाला जा सकता है, और उस रात रामू के खेत के आसपास सन्नाटा छा जाता है, तो हमें कोई भी देख नहीं सकेगा। और जहां तक तेरी सुरक्षा की बात है, मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। साहूकार गहरी सोच में डूब गया और बोला, ठीक है। आधी रात को मैं तेरा इंतजार करूंगा रामू के खेत में। साहूकार वहां से चला गया। आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था तो साहूकार चुपके से उठा और रामू के खेत की ओर चल दिया। रामू के खेत की सीमा पर तांत्रिक पहले से बैठा हुआ था। मुझे विश्वास था कि तू यहाँ जरूर आएगा, चल मेरे साथ। कुछ ही देर में दोनों रामू के कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आ रही थीं। अरे इस कुएं के अंदर से तो ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे बहुत से लोग इसके अंदर मौजूद हों। साहूकार ध्यान लगाकर सुनता रहा। तभी उसकी आंखें भर आईं। हे तांत्रिक, आखिर इस कुएं का रहस्य क्या है? अभी अभी मैंने बलिया की आवाज सुनी। कौन बलिया? अरे वही बलिया जो कुछ वर्ष पहले रामू के कुएं के पास पूर्णिमा की रात को गायब हो गया था। चिंता मत कर, अपनी आंखें बंद कर। साहूकार तांत्रिक को गौर से देखने लगा। डर मत, तुझे खजाना पाना है कि नहीं? खजाने का नाम सुनते ही साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल साहूकार के शरीर में विचित्र परिवर्तन होने लगा। मेरे शरीर में झंझनाहट हो रही है। इतना कहकर साहूकार ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मूर्ख, अंदर कोई खजाना नहीं है। मैंने तेरे अंदर एक विशेष राक्षस की आत्मा प्रवेश करवा दी है। अब समय के साथ वो राक्षस तेरे खून में बहने लगेगा और तू स्वयं राक्षस बन जाएगा। और अब से तू केवल मेरी बात मानेगा। इतना कहकर बस, अब मुझे तीसरी पूर्णिमा का इंतजार है। तब तक मैं इस लोक में सिद्धि करूंगा। तीसरी पूर्णिमा की रात मैं फिर इसी कुएं में प्रवेश करूंगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। अगली सुबह जब साहूकार अपने घर से लापता पाया गया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। साहूकार की पत्नी रोते हुए गांव के मुखिया के पास जा पहुंची। मुखिया जी, मेरा पति रात से गायब है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर रामू के कुएं के पास गए होंगे। वहीं कुछ अनहोनी हुई है। अरे लेकिन उन्हें रात के वक्त वहां जाने की जरूरत क्या पड़ गई? वो रामू की जमीन खरीदना चाहते थे। सवाल ये नहीं है कि वो वहां क्यों गए, सवाल ये है कि वो वहीं जाकर क्यों लापता हो गए। और ये कोई पहली बार नहीं है। न जाने कितने लोग पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास जाकर गायब हो चुके हैं।
और कल भी पूर्णिमा की रात थी। मुझे न्याय चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं राजा विक्रम के पास जाकर इस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह घबरा गया। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही रामू से बात करता हूँ। मुखिया सीधा रामू के घर पहुंचा और पूरी घटना उसे विस्तार से बताई। ये बात तो बिल्कुल सच है मुखिया जी। कल पूर्णिमा की रात थी और साहूकार मुझसे खेत की बात कर रहा था। हो सकता है वो रात को वहीं पर गया हो खेत देखने के लिए। अब तक गांव में केवल साधारण लोग ही गायब होते थे रामू, तो हमने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा कुआं ही तो पूरे गांव को पानी देता है। लेकिन अब साहूकार की पत्नी राजा विक्रम के पास जाने की धमकी दे रही है। अगर वो चली गई ना तो राजा विक्रम जरूर इस कुएं को बंद करवा देगा और फिर हम सबका पानी भी तो बंद हो जाएगा। सब संकट में पड़ जाएंगे। देखो रामू, अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें इस प्राचीन कुएं का रहस्य जानना ही होगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। रामू गहरी सोच में डूब गया। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के सन्नाटे में बैठा रामू अपने आप से बातें करने लगा। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा। क्या हुआ वत्स, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? रामू ने साधु को पूरी घटना विस्तार से बताई। साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ देर बाद गूढ़ स्वर में बोला, लगता है कि समय आ गया है तुम्हारी सच्चाई जानने का और उन सबको मुक्त कराने का, क्योंकि अब कुएं के अंदर की दुनिया भी सुरक्षित नहीं रही। क्या मतलब क्या है साधु महाराज आपका? साधु रामू के समीप आया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा एक एक वाक्य सत्य है। सुनो, आज पूर्णिमा की रात है। आज तुम्हें रात के समय उस कुएं के अंदर प्रवेश करना होगा। जो तुम वहां देखोगे वो तुम्हारे सोच से परे होगा, और फिर वही करना जो मैंने तुम्हें कान में बताया। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई तो मैं स्वयं आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रामू चुपचाप अपने घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। क्या आप सच में पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास जाएंगे? नहीं, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। हाँ, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। अब पूरे गांव की जिंदगी का सवाल है। साहूकार ने सबकी जान खतरे में डाल दी है और कल पूर्णिमा की रात है। अगली रात रामू पूर्णिमा की रात कुएं के नजदीक पहुंच गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अंदर से विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। रामू उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर बाद वो आश्चर्य से बोल पड़ा। ओह, इसका मतलब साधु महाराज सही कह रहे थे। तो ये वही आवाजें हैं और ये वही लोग हैं जो मेरे गांव से लापता हुए थे। अच्छा, अब क्या करूं? क्या मैं इस कुएं के अंदर कूद जाऊं? चलो, चल के देखते हैं। इतना कहकर रामू कुएं के अंदर कूदा। कुएं में गिरते ही उसने अपने आप को एक बिल्कुल अलग संसार में पाया। वहाँ सूरज निकल रहा था और हर तरफ पेड़ पौधे विचित्र रंगों में चमक रहे थे। वहाँ के घर चांदी के बने हुए थे। ये देखकर रामू बुरी तरह चौंक गया। बाप रे, ये क्या है? ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के अंदर कोई दूसरा ही संसार हो। बाप रे! रामू ने इतना कहा ही था कि तभी एक सैनिक वहाँ आ पहुँचा। कौन हो तुम? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। नहीं 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 नहीं, मैं कुएं के जरिए यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर सैनिक चौंक गया। ओह, इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो सैनिक रामू को पकड़कर एक चांदी के महल की ओर ले गया। महल का सिंहासन भी चांदी का था और उस पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। रामू को देखकर वो सुंदर स्त्री बुरी तरह चौंक गई। तारा की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। लगता है तुम उस कुएं से आए हो जो पृथ्वी पर है, और तुम उसी पीढ़ी के वंशज लगते हो
जो इस कुएं का मालिक रहा है। अब देखिए, मैं आपकी किसी बात का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मेरे खेत के पास में एक प्राचीन कुआं है और वो कुआं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में रहा है। हर पूर्णिमा की रात मेरे गांव के वासी अगर उसके पास से गुजरते हैं तो वो लापता हो जाते हैं, और मैं इसी का तो पता लगाने यहाँ पे आया हूँ कि माजरा क्या है। ये सुनकर राजकुमारी तारा क्रोधित हो गई। तुम्हारे पूर्वजों ने मक्कारी और लालच से हमारे राज्य के राजा की हत्या की थी। उसी की सजा है ये हमारे राज्य का श्राप है, क्योंकि जिस रात तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे राजा की हत्या की थी वो भी पूर्णिमा की ही रात थी। इतना कहकर तारा अपने सैनिकों से बोली, इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दुनिया को बचाने आया हूँ। अरे तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी दुनिया खतरे में है। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, अरे मेरी बकवास बंद करो और इसे कारागार में डाल दो। सैनिक रामू को घसीटते हुए कारागार में ले गए। वहां पहुंचते ही रामू ने देखा कि उसके ही गांव के कई वासी वहां बंदी बनाए गए थे। तभी उसकी नजर डरे हुए साहूकार पर पड़ी। अरे तुम्हारे लालच ने हम सबको खतरे में डाल दिया। अरे मुझे माफ कर दे रामू, मैं उस तांत्रिक की बातों में आ गया था। उसने मुझसे कहा था कि इस कुएं के अंदर खजाना है, मगर मैं नहीं जानता था कि उसके मन में इतनी बड़ी योजना चल रही है। कुछ देर बाद राजकुमारी तारा कुछ सैनिकों के साथ कारागार में आ पहुंची और रामू से बोली, अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गया। मैं वर्षों से उसी वंशज की पीढ़ियों का इंतजार कर रही थी जिसने मेरे पति की धोखे से हत्या की थी, वो भी बहुत सारे खजाने के लालच में। अब देखिए राजकुमारी जी, मैं तो अपने पूर्वजों की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो मुझे बताइए कि मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा पूरा का पूरा गांव भुगत रहा है। बताइए ना। राजकुमारी तारा ये सुनकर और भी क्रोधित हो गई। किसी समय तुम्हारे पूर्वज इस रहस्य को जानते थे कि इस कुएं के अंदर एक अदृश्य द्वार खुलता है जो हमारी इस दुनिया में जाता है। तुम्हारे पूर्वज और गांव के वासी उस समय हमारी दुनिया में कुएं के जरिए आते जाते रहते थे और मेरा पति तुम्हारे गांव के लोगों की बहुत मदद करता था। उस समय तुम्हारा गांव खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक दिन तुम्हारे पूर्वजों के भीतर लालच जाग उठा। उन्होंने मेरे पति को अपनी दुनिया में अपहरण करने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात वो मेरे पति को बहला फुसलाकर अपनी दुनिया में ले गए और फिर उनसे ढेर सारा सोना चांदी मांगा। मेरे पति ने इनकार कर दिया, क्योंकि हमारी दुनिया के लोग केवल अच्छे लोगों की सहायता करते हैं, लालची लोगों की नहीं। मेरे पति समझ गए थे कि तुम्हारे पूर्वजों के भीतर अब लोभ आ चुका है। हद तो तब हो गई जब उस समय के गांव वाले भी तुम्हारे पूर्वजों का साथ देने लगे और क्रोधित होकर तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे पति की हत्या कर दी और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। मरते समय मेरे पति ने श्राप दिया कि जिस पूर्णिमा की रात तुमने धोखे से बुलाकर मुझे मारने का प्रयास किया है, अब से हर पूर्णिमा की रात यदि कोई भी गांव वाला इस कुएं की ओर से गुजरेगा तो ये कुआं उसे अपनी ओर खींच लेगा और तुम्हारे गांव के वासी हमारे लोक में बंदी बने रहेंगे। इतना कहकर राजकुमारी तारा क्रोध से रामू को घूरने लगी। रामू अब सारी सच्चाई समझ चुका था। पूर्णिमा की रात उसके गांव के लोगों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का क्या कारण था। कुछ क्षणों बाद रामू रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला, मेरे पूर्वजों ने गलती की थी और उस समय गांव वालों ने भी की। उन्हें उनकी सजा मिली, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे लोग के लोग और खास तौर से तुम मन से बहुत अच्छे हो। तुमने अभी तक कुएं का पानी बंद नहीं किया। देखो, मैं तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसकी भरपाई जरूर कर सकता हूं। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी दुनिया का एक तांत्रिक तुम्हारी दुनिया के रहस्य को जान गया है और इस समय इस कारागार में जो साहूकार बंदी है उसके शरीर में एक राक्षस की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और अगली पूर्णिमा की रात वो राक्षस उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। अब वो तांत्रिक भी इस लोक में पहुंच जाएगा और फिर वो राक्षस उस तांत्रिक के आदेश को मानेगा और उस तांत्रिक के इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारी दुनिया में तहस नहस मचा देगा। मेरी बात पर विश्वास करो बस।
ये सुनकर राजकुमारी तारा और सैनिक स्तब्ध रह गए। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद तारा गंभीर स्वर में बोली, आज रात पूर्णिमा की रात है। आज रात मैं तुम सबको महल के बाहर ले जाकर मार दूंगी। अब तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर असर नहीं करेगी। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। उसी रात सैनिक उस दिन के बाद वो कुआं एक साधारण कुआं बन गया। अब हर पूर्णिमा की रात कोई गायब नहीं होता था। गांव में एक नई सुबह आई। रामू को गांव वालों ने अपना नायक मान लिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। साधु कहीं अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उसकी दी हुई तलवार को गांव के मंदिर में सम्मान पूर्वक रखा गया। राजकुमारी तारा की याद में गांव में एक स्मृति स्तंभ बनाया गया, जिस पर लिखा गया, क्षमा, शांति और आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। और इस तरह वर्षों पुरानी शापित गाथा का अंत हुआ एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।